नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक। सखी सैया तो खूब ही कमाता है, ये गाने की लाइनें हैं। ये पंक्तियां एक भ्रम है और उस भ्रम का प्रैक्टिकल ज्ञान दे रहे हैं मंत्री जी। एक मंत्री जिन्हें ऐसा लगता है कि जनता के घर इतना पैसा आ रहा है कि उसे तो महंगाई को गोद में उठाकर घूमना चाहिए। एक मंत्री जिन्हें लगता है कि आम आदमी के घर कमाई की इतनी कृपा बरस गई है कि अगर वो महंगाई पर सवाल उठाता है तो अपराध करता है। एक मंत्री हैं जिनका कहना है कि जनता तो खूब ही कमात है, फिर काहे महंगाई का डर खाए जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री जी से सवाल, महंगाई बहुत बढ़ गई है, क्या कहना है? सवाल सुनकर महेंद्र सिंह सिसोदिया मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री बोल पड़े। देखिए, मैं इस पे थोड़ा सा आपसे प्रैक्टिकल बात करना चाहूंगा। आपका प्रश्न जो है बिल्कुल सही है। दिस इज गुड क्वेश्चन बट दिस क्वेश्चन हर्ट्स मी वाली स्टाइल दिखाई। प्रैक्टिकल बात का भरोसा दिया उस जनता को जो दिवाली के हफ्ते में महीने भर के भीतर पेट्रोल के दाम 8 रुपए प्रति लीटर बढ़ने के बाद उफ भी नहीं कर पा रही, जो डीजल की कीमत 30 दिन के भीतर 8.5 रुपए लीटर के हिसाब से भराते हुए महंगाई से उबल रही, जिसे नवंबर के पहले ही दिन कमर्शियल सिलेंडर का दाम 264 रुपए बढ़ने का झटका मिला, जिसे सरसों का तेल 250 रुपए के पार खरीदना अब आवश्यकता नहीं बल्कि लग्जरी लगने लगा। उसी जनता के नाम मध्य प्रदेश के मंत्री का संदेश आया। ऐलान कर दिया कि पैसा आम आदमी के घर छप्पर फाड़ कर आ रहा है। आम आदमी महंगाई पर रोना बंद कर दी। क्या आम आदमी की जो आमदनी है वो नहीं बढ़ी इन वर्षों में? अगर आमदनी बढ़ी है वो हमको स्वीकार है, तो थोड़ी बहुत महंगाई भी स्वीकार करना चाहिए। हर चीज तो फ्री में सरकार दे नहीं सकती। 80 करोड़ लोग जिस देश में 5 किलो अनाज अपना पेट भरने को अपने दम पर नहीं खरीद सकते, जिन्हें जनता के पैसे से सरकार मुफ्त राशन का टैग लगाकर बांटती है, वहां बीजेपी के मंत्री के मुताबिक सरकार अब मुफ्त वाला एहसान कर रही है, तो महंगाई पर रोना रोकर जनता एहसान फरामोशी न करे। सामने है, सबके सामने महंगाई बढ़ती जा रही है। चल वहीं का वहीं है हिसाब, क्या करें आदमी? हमारी सैलरी नहीं है, उससे ज़्यादा तो सर पेट्रोल में खर्चा हो रहा है। और जैसे देखा जाए तो जितने भी लो लेवल के हैं वो तो सब हिले पड़े। तो बहुत ही महंगाई हो गई है, पेट्रोल कमी नहीं हो रही है, बढ़ता चला जा रही है। तो अभी ये जो पता चल रहा है कितना चल जाएगा? आप क्या चलेगी गाड़ी 15-20 किलोमीटर। सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन भी इसी से होता है। हमारी जितनी भी योजनाएं चल रही डेवलपमेंट की और अन्य योजनाएं, वो सारा इसी से चलता है। तो पब्लिक को ये समझना चाहिए कि अगर हमारी आमदनी बढ़ रही है तो निश्चित रूप से थोड़ी महंगाई भी स्वीकार करनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिकल बात है। कितना प्रैक्टिकल बात महंगाई पर मंत्री जी करते हैं, एक एक करके देखिए। 10 महीने में कमर्शियल सिलेंडर 668 रुपए महंगा हुआ, जब कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब 2000 रुपए के पार है। मतलब दिवाली पर मिठाई से लेकर नमकीन तक के दाम बढ़ने तय। आमदनी की बात ही ना की जाए। देश का आर्थिक सर्वे कहता है एक साल में सालाना कमाई आम आदमी की घटी है, बढ़ी नहीं है। तो क्या आम आदमी से मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया कहना चाहते हैं, महंगाई से जेब जलती है तो जलने दो, आंसू न बहाओ, फरियाद न करो। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, 10 साल पहले मुझे 6000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, आज मुझे 50,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, मगर पेट्रोल डीजल का भाव वही होना चाहिए 10 साल पहले था। दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। कहीं लगातार बढ़ते दामों की जली जनता ये न कह दे कि दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। जनता का डायलॉग खुद ही मंत्री जी चिपकाने लगे। कौन से आंकड़े पढ़ते हैं ये? आमदनी बढ़ी का रट्टा लगाने वाले मंत्री महेंद्र सिसोदिया काश अपने ही राज्य का हिसाब जानते। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में हर नागरिक की कमाई 405 रुपए हर महीने घटी। 7 साल में राज्य में पहली बार सभी की आमदनी घट गई है। लेकिन जबरा मारे रोवे ना दे की हालत ही कहिए, जहां जनता को ही ज्ञान दिया जा रहा है। कहा जा रहा है तुम्हें ही नहीं पता, तुम्हारी कमाई बढ़ गई, तुम महंगाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कौन से वर्ग की आय नहीं बढ़ी?
क्या एम्प्लॉयज को जिनको तनख्वाह 5,000 मिलती थी आज उनको 25-30 हज़ार नहीं मिल रही? क्या व्यापारी का जो सामान बिकता था वो सस्ते मूल्य में बिकता था आज ज़्यादा में नहीं बिक रहा? क्या सब्जी पैदा करने वाले का मूल्य नहीं बढ़ा? क्या दूध उत्पादन वाले की नहीं बढ़ा रेट्स? आमदनी तो प्रत्येक वर्ग की बढ़ी है। आमदनी कितनी बढ़ी है और महंगाई कितनी बढ़ी, इसका भी प्रैक्टिकल ज्ञान मंत्री जी जरूर देखें। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी यानी CIC की रिपोर्ट के मुताबिक देश की कुल 40 करोड़ कामकाजी आबादी में से आधी आबादी कर्जदार है। 10 महीने में पेट्रोल की कीमत 26 रुपए बढ़ी है, डीजल 24 रुपए लीटर महंगा हुआ। दिल्ली समेत देश के प्रमुख 9 राज्यों में जनता की कमाई 6% घटी है। RBI की रिपोर्ट कहती है घरेलू सिलेंडर की कीमत 7 साल में दोगुनी हो चुकी है। साल भर में घरेलू सिलेंडर 300 रुपए महंगा हुआ। सब्सिडी की जो राहत जनता पाती थी अब उसका अता पता नहीं है। इतने सारे प्रैक्टिकल ज्ञान के बाद महंगाई पर मंत्री महेंद्र सिसोदिया की सुई वहीं आकर टिक गई जहां प्रैक्टिकल नहीं पॉलिटिकल थ्योरी बघारी जाने लगती है। क्या कांग्रेस की सरकार आई तब महंगाई नहीं बढ़ी क्या? क्या आज सिर्फ मोदी जी की सरकार में महंगाई बढ़ी है? तो ये एक पहिया है जो अपनी तरफ इस तरह पर चलता रहता है और उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। महंगाई कांग्रेस के जमाने में थी, इस बात से किसने इनकार किया? तभी तो ऐसे प्रदर्शन विपक्ष में रहकर बीजेपी करती आई। सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दाम पर भारत बंद करते रहे। संसद का तो घेराव भी किया था। जनता ने इसके बदले सरकार बदल दी। लेकिन अब तो बीजेपी के ही नेता महंगाई को विकास की माला बताकर जनता के गले में पहनाने लगे हैं। आज तक ब्यूरो। नेताओं की यही सोच कि जनता तो बहुत ही कमात है के कारण सरकार राहत देने में RBI की भी नहीं सुन रही, जबकि महंगाई सिर्फ आम आदमी के सपने ही नहीं तोड़ती बल्कि गरीबों के लिए जरूरी योजनाओं को भी महंगाई अधर में लटका देती है। प्रधानमंत्री आवास योजना तक में महंगाई का गृह प्रवेश अब बाधा पहुंचाने लगा है। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता रविशपाल सिंह की दस्तक देती हुई ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा तो इन्हें पूरा मिला, लेकिन महंगाई के इस दौर में वो पैसा कम पड़ गया। रेत, सिरमाट, गिट्टी, सरिया देखो सबसे ज्यादा ही महंगे। अब इतने में क्या हो रहा है? माननीय मोदी जी नक्शा दिखा रहे हैं भाई सरकारी ये कहाँ से बनेगा 1,35,000। भोपाल से आज तक संवाददाता रविशपाल सिंह सीहोर पहुँचते हैं। घरों के आगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ इन घरों के PM आवास योजना से जुड़े होने की गवाही मिलती है। लेकिन पूरा पैसा मिलने के बाद भी ये घर अधूरे हैं क्योंकि महंगाई पूरी है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ये बात मान चुके हैं। यहाँ आवास योजना की 2 समस्याएं हैं। एक तो बालू बहुत महंगी मिलती है, सही बात है कि नहीं? अब ये भाई बालू का रास्ता निकालना पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान दे दिया, 25,000 की किस्त दी तो 1 ट्रक बालू 25,000 में कहां से मकान बनेगा, कोई बता दे। मुख्यमंत्री एकदम सही पकड़े हैं। सबूत भी देखिए। रविशपाल सिंह मुख्यमंत्री के ही गृह जिले में रेशमबाई और बाबूलाल से मिले। PM आवास योजना के तहत पूरा पैसा इन लाभार्थियों को मिला या फिर महंगाई ने लंगड़ी मार दी? पैसा पूरा आ गया। पैसा आ गया? हाँ, तो सिर्फ महंगाई की वजह से आपने रोक दिया? हाँ, फिर रोक दिया। अब क्या करें फिर? क्या हकीकत यही है कि अब PM आवास योजना का पैसा महंगाई के आगे दाने जितना है? प्रधानमंत्री आवास योजना का सपना देखने वालों को एक तरीके से देखा जाए तो निराश किया है। उसकी एक तस्वीर देखने को मिलेगी भोपाल के पास सीहोर जिले में, जहां पर हम इस वक्त मौजूद है। चंदेरी ये गांव है। यहां पर भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई मकान बनने तो शुरू हुए लेकिन अधूरे अब तक है। PM आवास योजना में शहरी आवास के लिए 2,50,000 रुपए मिलते हैं। ग्रामीण आवास के लिए कुल 1,35,000 रुपए दिए जाते हैं। लेकिन रेशमबाई जैसे बहुत से लोग पैसा पूरा पाने के बाद भी छत पक्की नहीं करा पाए। बांस बल्ली के सहारे पुरानी साड़ी, कपड़े, तिरपाल तानकर सिर ढकने लायक बनाया गया। कैमरा नीचे आता है, दिखता है कि खिड़की दरवाजे पूरी तरह नहीं लग पाए। फर्श कच्ची है। क्यों? जवाब मिलता है महंगाई पक्की है। पूरा क्यों बन पाया? गिट्टी महंगी हो गई, सरिया महंगा हो गया, सिरमट महंगी हो गई, ने ईंट महंगी हो गई। अब पूरा ही तो हो गया। अब ऐसे पैसा था ही नहीं तो हमने काम बंद कर दिया।
यही हाल मंदसौर जिले में भी है। निसारा बी को पैसा आवास योजना का मिला, लेकिन वो पैसा पूरा नहीं पड़ता। नतीजा घर अधूरा, दरवाजे छत पूरे नहीं, प्लास्टर नहीं, फर्श नहीं, घर बनाने का सामान महंगा जो है। सरकार से आया पैसा काम नहीं हो पा रहा, बाकी पैसा अब है नहीं। हमें मतलब 2 लाख तो मिल गया है, अब उसमें पूरा हो ही नहीं पा रहा है। घर में ये परेशानी, कीचड़ हो रहे हैं, सब जानवर निकल रहे हैं, जावन के सांप के बच्चे निकल रहे हैं, ये परेशानी है, कीचड़ हो रहा है घर में। दरअसल घर बनाने के लिए योजना की शुरुआत में जो पैसा तय हुआ, अब कहानी उससे आगे बढ़ चुकी है। महंगाई ने ईंट से ईंट बजा रखी है एक बहुत अच्छी योजना की, क्योंकि रेत जो पहले 30 रुपए प्रति घन फीट थी, अब 42 रुपए की है। लोहा जो पहले 4,500 रुपए प्रति क्विंटल था, अब 6,200 रुपए का है। 5 रुपए की ईंट अब 7 रुपए की मिलने लगी। गिट्टी की कीमत 16 रुपए प्रति घन फीट से 22 रुपए हो गई। सीमेंट की बोरी 260 रुपए से 350 रुपए के पार है। तो क्या वाकई अब पुराने पैसे में घर बनाना गरीब के लिए संभव नहीं? रवीश पाल सिंह ने घर बनाने की सामग्री के सप्लायर और पीएम आवास योजना से जुड़ा कामकाज देखने वाले अधिकारियों से बात की। क्योंकि 2016 से ये योजना चल रही है तब, और अब में 5 साल में फ़र्क भी पड़ गया, सामग्री के क्रय में और कई चीज़ों में, मजदूरी में भी थोड़ा अंतर आ गया है। महंगाई पहले की अपेक्षा बढ़ी है, लेकिन राशि वही है, तो थोड़ी समस्या आ रही है। लगभग साल भर पहले अगर कोई चीज़ 1 लाख सवा लाख में बन रही थी, तो अब वो लगभग 2 लाख रुपए कास्ट हो गई है उसकी। तो पिछले 1 साल में हर चीज़ महंगी हुई है, डीजल भी महंगा हुआ है। डीजल महंगा होने से रेत महंगी हुई है, गिट्टी महंगी हुई है, सीमेंट महंगी हुई है, लगभग हर चीज़ महंगी है। ट्रांसपोर्टेशन के साथ लेबर भी महंगा हो गया है लॉकडाउन के बाद। सरकार गरीबों के साथ मजाक कर रही है। अगर इस योजना से लोगों को, गरीबों को अगर लाभ पहुंचाना है, तो इस बजट को बढ़ा के 1.5 लाख के बजाय 5 लाख सरकार को करना चाहिए। तो घर कैसे बनेगा गरीबों का, महंगाई की बालू, सीमेंट, रेत और ईंट के आगे? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इसका एक रास्ता निकालते हुए कहते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना मतलब गरीबों के मकान। अब गरीब बेचारा 25,000 में बालू खरीदेगा तो काय में मकान बनाएगा? और इसलिए ये आप सुनिश्चित कर लो, मैं वहां से नीति बना दूंगा, प्रधानमंत्री वालों को तो फ्री में बालू मिलना चाहिए। फ्री की बालू पाकर भी क्या? आइए सीधे पीएम मोदी बोल रहे हैं, लिए चलते हैं आपको ग्लासगो। उस भूमि का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिस भूमि ने हजारों वर्ष पहले ये मंत्र दिया था, समगच्छध्वं समध्वत्वं संवो मानसी जानता। आज 21वीं सदी में ये मंत्र और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, प्रासंगिक हो गया है। समगच्छध्वं यानी सभी साथ मिलकर चले, संबद्धम यानी सभी मिलजुल कर आपस में संवाद करें, और सम्मो मनानसी जानता यानी सभी के मन भी आपस में मिले रहें। फ्रेंड्स, जब मैं पहली बार क्लाइमेट समिट में पेरिस आया था, तब मेरा यह इरादा नहीं था कि दुनिया में हो रहे अनेक वायदों में एक वायदा अपना भी जोड़ दूं। मैं पूरी मानवता के लिए एक चिंता के साथ आया था। मैं उस संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में आया था जिसने सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात सभी सुखी रहे का संदेश दिया है। और इसलिए मेरे लिए पेरिस में हुआ आयोजन एक समिट नहीं, सेंटिमेंट था, एक कमिटमेंट था। और भारत वो वायदे विश्व से नहीं कर रहा था, बल्कि वो वायदे 125 करोड़ भारतवासी अपने आप से कर रहे थे। और मुझे खुशी है कि भारत जैसा विकासशील देश, जो करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में जुटा है, जो करोड़ों लोगों की ईज ऑफ लिविंग पर रात दिन काम कर रहा है, आज विश्व की आबादी का 17% होने के बावजूद जिसकी एमिशंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ 5% रही है, उस भारत ने अपना कर्तव्य पूरा करके दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है।
आज पूरा विश्व मानता है कि भारत एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने पेरिस कमिटमेंट पर लेटर एंड स्पिरिट में डिलीवर किया है। हम संकल्पबद्ध होकर हर संभव एफर्ट्स कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और परिणाम लाकर दिखा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो भारत के ट्रैक रिकॉर्ड को भी लेकर के आया हूं। मेरी बातें सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का जयघोष है। आज भारत इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में विश्व में चौथे नंबर पर है। बीते 7 वर्षों में भारत की नॉन फोसिल फ्यूल एनर्जी में 25% से ज्यादा की वृद्धि हुई है और अब ये हमारे एनर्जी मिक्स का 40% पहुंच गया है। फ्रेंड्स, विश्व की पूरी आबादी से भी अधिक यात्री भारतीय रेल से हर वर्ष यात्रा करते हैं। इस विशाल रेलवे सिस्टम ने अपने आप को 2030 तक नेट जीरो बनाने का लक्ष्य रखा है। अकेली इस पहल से सालाना 60 मिलियन टन एमिशन की कमी होगी। इसी प्रकार हमारे विशाल एलईडी बल्ब अभियान से सालाना 40 मिलियन टन एमिशन कम हो रहा है। आज भारत दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स पर तेजी से काम कर रहा है। इसके साथ ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया का सहयोग करने के लिए इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन भी दिए हैं। सोलर पावर में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पहल की। क्लाइमेट एडप्शन के लिए हमने कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है। ये करोड़ों जिंदगियों को बचाने के लिए एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण पहल है। फ्रेंड्स, मैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। आज विश्व मान रहा है कि क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आज आपके सामने एक वन वर्ड मूवमेंट का प्रस्ताव रखता हूं। वन वर्ड एक शब्द क्लाइमेट के संदर्भ में वन वर्ल्ड एक विश्व का मूल आधार बन सकता है, अधिष्ठान बन सकता है। ये एक शब्द है लाइफ, LIFE, यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। ये एनवायरमेंटल कॉन्शियस लाइफस्टाइल का एक मास मूवमेंट बन सकता है। आज आवश्यकता है माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन के बजाय माइंडफुल और डेलिबरेट यूटिलाइजेशन की। ये मूवमेंट एक साथ मिलकर ऐसे लक्ष्य तय कर सकता है जो डाइवर्स एरिया जैसे फिशिंग, एग्रीकल्चर, वेलनेस, डाइटरी चॉइसेस, हाउसिंग, पैकेजिंग, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, क्लोथिंग, फैशन, वाटर मैनेजमेंट और एनर्जी जैसे अनेक सेक्टर्स में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। ये ऐसे विषय हैं जहां हम में से प्रत्येक को हर रोज कॉन्शियस चॉइस करनी होगी। पूरी दुनिया में करोड़ों अरबों लोगों के हर रोज की ये चॉइसेस क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई को हर दिन बिलियन स्टेप्स आगे ले जाएगी। और मैं इस आर्थिक आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर, बीती शताब्दी के अनुभवों के आधार पर हर कसौटी पर खरा उतरने
का मूवमेंट मानता हूं। स्व से समष्टि का यही रास्ता है, अहम से वयम के कल्याण का यही रास्ता है। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ये पंचामृत क्लाइमेट एक्शन में भारत का एक अभूतपूर्व योगदान होंगे। फ्रेंड्स, ये सच्चाई हम सभी जानते हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर आज तक किए गए वायदे खोखले ही साबित हुए हैं। जब हम सभी क्लाइमेट एक्शन पर अपने एम्बिशन बढ़ा रहे हैं, तब क्लाइमेट फाइनेंस पर विश्व के एम्बिशन वही नहीं रह सकते जो पेरिस एग्रीमेंट के समय थे। आज जब भारत ने एक नए कमिटमेंट और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया है, तो ऐसे समय में क्लाइमेट फाइनेंस और लो कॉस्ट क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज का ट्रांसफर और महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत की अपेक्षा है कि विकसित देश जल्द से जल्द $1 ट्रिलियन का क्लाइमेट फाइनेंस उपलब्ध कराएं। आज आवश्यकता है कि जैसे हम क्लाइमेट मिटिगेशन में हुई प्रगति को ट्रैक करते हैं, वैसे ही हम क्लाइमेट फाइनेंस को भी ट्रैक करें। उचित न्याय तो ये होगा कि जो देश क्लाइमेट फाइनेंस पर किए अपने वादों पर खरे नहीं उतरे, उन पर दबाव बने। फ्रेंड्स, आज भारत क्लाइमेट के विषय पर बहुत ही साहस और बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत अन्य सभी विकासशील देशों की पीड़ा भी समझता है, उन्हें साझा करता है और उनकी अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति भी निरंतर करता रहेगा। कई विकासशील देशों के लिए क्लाइमेट चेंज उनके अस्तित्व पर मंडरा रहा है, एक बड़ा संकट है। हमें दुनिया को बचाने के लिए आज बड़े कदम उठाने ही होंगे। यही समय की मांग है और यही इस फोरम की प्रासंगिकता भी सिद्ध करेगा। मुझे विश्वास है कि ग्लासगो में लिए गए निर्णय हमारी भावी पीढ़ियों का भविष्य बचाएंगे और सुरक्षित और समृद्ध जीवन का उपहार देंगे। अध्यक्ष जी, मैंने समय अधिक लिया, आपसे मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन विकासशील देशों की आवाज उठाना ये मैं अपना कर्तव्य मानता हूं, इसलिए मैंने उस पर भी बल दिया है। मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन पर अपना लक्ष्य, भारत का लक्ष्य तय कर दिया है। 2030 तक हम काफी कुछ हासिल कर लेंगे और 2070 तक हम इस जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए, यानी कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एक लक्ष्य तय करना है आपको। हम रिन्यूएबल ऊर्जा पर काम करेंगे और तब तक हम सक्षम हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे 2030 तक।
पीएम ने अपना 2030 तक का प्लान बना दिया है। ये भारत का लक्ष्य है दुनिया भर के सामने, और दुनिया के तमाम देश, विभिन्न देश जो हैं वो क्लाइमेट चेंज से लड़ रहे हैं और अपने अपने लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। तो भारत ने अपना लक्ष्य 2030 तक दिया है, यानी कि ऊर्जा रिन्यूएबल हम 50% तक उस पर निर्भर कर लेंगे। ये एक सबसे बड़ी बात है। 2070 तक हम पूरी तरह से क्लाइमेट चेंज पर काबू पा लेंगे और एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा वातावरण यहां अपने देश में हम कर देंगे जिसमें पेड़ पौधे लगे होंगे, कार्बन उत्सर्जन पर काबू पाया जा सकेगा, और हम लाइफ नाम दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो नरेंद्र मोदी ग्लासगो में क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन के इस महत्वपूर्ण संबोधन में 2030 तक भारत का लक्ष्य उन्होंने दुनिया के सामने रख दिया है। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज। स्वागत एक बार फिर से आपका आज तक में। दस्तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। मोहम्मद अली जिन्ना, वो नेता जिसके जिद ने हिंदुस्तान को दो टुकड़ों में बांट दिया। जिन्ना ने भारत का इतिहास और भूगोल दोनों बदल डाले। जिन्ना के बंटवारे के उन्माद में लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग विस्थापित हो गए, और इसीलिए इतिहास जिन्ना को बंटवारे का दोषी मानता है। लेकिन हमारे देश में चुनाव आते ही जिन्ना का जिक्र, उल्लेख शुरू हो जाता है। उत्तर प्रदेश चुनाव में मुसलमानों को खुश करने के लिए अखिलेश ने जिन्ना कार्ड चला, जिससे बड़ा राजनीतिक विवाद अब खड़ा हो गया। We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. ये आवाज उस शख्स की है जिसके स्वार्थ ने देश का बंटवारा कर दिया। इसीलिए हर हिंदुस्तानी के लिए आज भी मोहम्मद अली जिन्ना एक विलेन का नाम है, एक ऐसा खलनायक जिसने 1.5 करोड़ लोगों को विस्थापित किया, बंटवारे का ऐसा उन्माद फैलाया कि 5.5 लाख लोग उसके शिकार हो गए। भारत की हिंदू मुस्लिम एकता को तार तार करने वाले का नाम मोहम्मद अली जिन्ना है। We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different. जिन्ना की इसी जिद ने भारत के बंटवारे को खून से रंग दिया। 2 नेशन थ्योरी नाम की तलवार से ऐसा खून खराबा मचाया कि मानवता भी सहम गई। इसीलिए जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिन्ना का भूत जागा तो हंगामा मच गया। उत्तर प्रदेश चुनाव में मोहम्मद अली जिन्ना की एंट्री अखिलेश यादव ने करवाई और उन्हें आजादी दिलाने का श्रेय दिया। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। जिन्ना गांधी, नेहरू और पटेल की तरह भले ही एक ही संस्थान से पढ़े, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों का मुकदमा लड़ा और हिंदुस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों बदल दिया। अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो पूरा देश लौह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। जिन्ना के जिक्र के पीछे अखिलेश का मकसद भले ही मुस्लिम वोटरों के एक तबके को खुश करना हो सकता है, लेकिन आजादी की जंग के दौरान जिन्ना ने सांप्रदायिकता का ऐसा गंदा खेल खेला था जिसके लिए इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। जिन्ना के कारण भारत 1947 के अपने इतिहास को पलटने से भी डरता है। अखिलेश यादव का जिन्ना पर बयान देश के लिए जिन्ना के जुर्म को समझने का एक मौका है, जिसके लिए आपको इतिहास की भूल भुलैया में जाना होगा, जहां जिन्ना की हर भूल का खामियाजा हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज तक चुका रहे हैं। ये 1930 का दशक था। आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। महात्मा गांधी को पूरा हिंदुस्तान अपनी उम्मीद की आखिरी किरण मान चुका था और उनके नेतृत्व में अंग्रेजों से मिलकर मुकाबला किया जा रहा था। ये देखकर अंग्रेज डर गए और उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई और मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया। इस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना लंदन में रहते थे। अंग्रेजों से इशारा मिलने के बाद
मुस्लिम लीग के 3 नेताओं के कहने पर मोहम्मद अली जिन्ना 1934 में भारत आए और मुस्लिम लीग के सर्वे सर्वा बन गए। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के जरिए देश में सांप्रदायिकता का उन्माद फैलाना शुरू किया। 1937 के सेंट्रल लेजिस्लेटिव के चुनाव में मुस्लिम लीग कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी, लेकिन मुस्लिम बहुल पंजाब, सिंध और पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्रों में जिन्ना की पार्टी बुरी तरह हार गई। मुस्लिम नेता की अपनी पहचान और स्वार्थ के चलते जिन्ना ने द्विराष्ट्रवाद का राग छेड़ा और ऐसी घिनौनी राजनीति खेली कि देश का बंटवारा हो गया। लेकिन जिन्ना की जिद की कीमत लाखों बेगुनाहों को अपने खून से चुकानी पड़ी। बंटवारे के बाद भयानक दंगे हुए, 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा। दुनिया ने ऐसी तबाही देखी जिसकी मिसाल इतिहास में मिलना मुश्किल है। जिन्ना की जिद से पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन 70 साल बाद पाकिस्तान की बदहाली ने साबित कर दिया कि किसी भी राष्ट्र की बुनियाद सिर्फ धर्म नहीं हो सकता। धर्म किसी देश के नागरिकों की पहचान और राष्ट्रीयता तय नहीं कर सकता। गांधी जी ये बात जानते थे, इसीलिए उन्होंने बंटवारे का मरते दम तक विरोध किया। जब भी जिन्ना का भूत भारतीय राजनीति में जागता है तो उस पर बड़ा बवाल होता है। अब सवाल यह है कि जिन्ना को गांधी, नेहरू और पटेल के बराबर खड़ा करने वाले अखिलेश की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या ऐसा करके वो कहीं सेल्फ गोल तो नहीं कर बैठे हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि जो बंटवारे का विलेन हो वो अखिलेश यादव का नायक कैसे हो सकता है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। जिन्ना भले ही गांधी, नेहरू, पटेल के संस्थान से ही वकील बना हो, लेकिन उसने हिंदुस्तान की जगह अंग्रेजों का मुकदमा लगा, ब्रिटिश शासन के इस इशारे पर काम किया। हिंदुस्तान पर बंटवारे की जिन्ना ने तलवार चला दी। जिन्ना कहता था कि बंटवारे के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान अमेरिका और कनाडा की तरह मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन जिन्ना ने यह सिद्ध कर दिया कि जिन्ना जो कह रहा था वो कितना गलत था, और समय ने भी जिन्ना की इस बात को गलत सिद्ध किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। यही जिन्नावादी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, और जब भी ये जिन्नावादी आएंगे राम भक्तों पर इसी प्रकार से गोली चलाएंगे। 11 सितंबर 1948 वो तारीख जब बंटवारे के मुजरिम मोहम्मद अली जिन्ना ने आखिरी सांस ली। जिन्ना को गए 73 साल हो गए, फिर भी भारत में उनका भूत लौटता रहता है। इस बार जिन्ना के भूत को जगाने का काम अखिलेश यादव ने किया है। हरदोई की रैली में वोट की चिंता में डूबे समाजवादी पार्टी मुखिया जिन्ना पर ऐसे मुलायम हुए कि सभी चौंक गए। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। अखिलेश यादव ने जो कुछ भी कहा उससे इत्तेफाक रखना किसी भी लोहियावादी के लिए भी मुश्किल होगा, लेकिन उनके इस बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए मौका दे दिया है। श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, काशी विश्वनाथ की, हर हर महादेव। अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो पूरा देश लौह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई, जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी, और उत्तर प्रदेश की जनता तो हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। ये तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। पहले सामाजिक ताने बानों को जाति के नाम पर और तमाम अन्य वादों के आधार पर तोड़ने की प्रवृत्ति, और जब अपने मंसूबों पर सफल नहीं हो रहे हैं तब महापुरुषों पर लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि भारत की अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह अपमान देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर है। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक के निशाने पर अखिलेश यादव हैं।
बीजेपी के सभी नेता समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का इल्जाम लगा रही है। ऐसे में अखिलेश का ताजा बयान उन्हें काफी भारी पड़ सकता है। उन जिन्नावादियों के चक्कर में आप मत पड़िएगा। लोग जिन्ना को अपना आदर्श मानते हैं। भारत को तोड़ने वाला व्यक्ति, भारत को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति आपका कभी हितैषी नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में 19% के करीब मुसलमान हैं। पिछले कई चुनाव से समाजवादी पार्टी को ये वोट मिलता रहा है, लेकिन इस बार ओवैसी की एंट्री से इस एक मुश्त वोट के बंटने का खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए विरोधी भी कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के चक्कर में अखिलेश ये भूल कर बैठे, जो उन्हें काफी महंगी पड़ सकती है। जो हमारे बाप दादा थे, उन्होंने 1947 में ही फैसला ले लिया था कि हम पाकिस्तान को नहीं जाएंगे। हमने पाकिस्तान के 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। तो अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका या कोई हिस्सा या कोई वोटर इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। उनको अपने एडवाइजर्स को चेंज करना चाहिए या खुद को उनको पढ़ना भी चाहिए। इतिहास में मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र हिंदू मुस्लिम एकता को तार तार करने वाले नेता के रूप में आता है। एक ऐसा नेता जो धर्म के आगे देख ही नहीं पाया। लेकिन इससे भी बड़ा दुर्भाग्य भारत की राजनीति में बार बार आने वाला जिन्ना का जिक्र है, जो 73 साल बाद भी बंद होने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन जिन्ना के जिक्र से न तो मुसलमानों का कोई भला होता है और न ही इससे जनता का कोई फायदा होता है। फिर भी ऐसा होना यूपी के चुनाव की तकदीर बन गया है। उन्होंने ये बता दिया कि अभी देश के अंदर ऐसी विचारधारा के लोग हैं जो भारत के टुकड़े करने वाले लोगों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। ये समाजवादी नहीं है, ये जिन्नावादी सोच है और इस सोच से पूरे देश के लोगों को बचना होगा और उन्हें पूरे देश से माफी मांगना चाहिए कि देश के महापुरुषों का अपमान किया है। लोग परेशान हैं, लोगों को यहाँ पे रोजगार नहीं है, किसान यहाँ पे आत्महत्या कर रहा है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, चिरहरण हो रहा है, इसके बारे में कोई चर्चा न कर ले, इसलिए वो जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आपको होशियार रहना है, भारतीय जनता पार्टी जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का एजेंडा चला रही है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी बहुत सारी ऐसी बातें बोल रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो उनको एक विपक्ष में रहकर असल मुद्दों पे बात होनी चाहिए। अखिलेश यादव जी किसान की बात करते हुए नहीं दिख रहे हैं, वो महिलाओं की बात करते हुए नहीं दिख रहे हैं, बेरोजगारों की बातें कम करते हैं। बातें इन सब मुद्दों पर होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, मुद्दों की यहाँ कोई कमी नहीं है। लेकिन अफसोस, जिन्ना के मरने के 72 साल बाद उनके नाम पर पाकिस्तान से ज्यादा भारत में सियासत होती है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान कायदे आजम कहता है, वो जिन्ना अपनी मौत के दिन एम्बुलेंस के लिए तरसता रहा। खराब एम्बुलेंस में जिन्ना अपने चेहरे पर भिन बनाती मक्खियों को हटाने के लिए जद्दोजहद करता रहा। पाकिस्तान की सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं थी। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन पर दुनिया के सबसे बड़े सम्मेलन में ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचामृत प्लान बता दिया है। भारत का लक्ष्य भी तय कर दिया है। देखिए, सुनिए। क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं। पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ये पंचामृत क्लाइमेट एक्शन में
भारत का एक अभूतपूर्व योगदान होंगे। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।